नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर और हमारे साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी खबर के लिए एक चिर परिचित चेहरा शिव कुमार द्विवेदी जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और आज हम बात करेंगे, शिव कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे नूह, जो मेवात में नूह की जो घटना हुई है उसके बाद में एक बार फिर से रोहिंग्याओं का नाम सामने आया है। इसके पहले भी देश में कहीं भी अगर आतंकी घटनाएं हुई है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन रोहिंग्याओं से जुड़ता नजर आया है। तो अब सवाल ये आता है कि जो एक आम आदमी है उसको ये पता होना चाहिए कि आखिर रोहिंग्या है कौन, इनका क्यों बार बार ऐसे उसमें नाम आता है, और अगर ये नाम आ रहा है तो सरकार इनके लिए क्या कर रही है। इन्हीं सारी बातों पे हम विस्तार से बात करेंगे शिव कुमार द्विवेदी जी। शिव कुमार जी, ये रोहिंग्या क्या बला है आखिर में, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मूलतः ये रोहिंग्या जो है ये बर्मा के रखाइन प्रांत से निकले हुए हैं और उनका ओरिजिन वही माना जाता है। साथ में बांग्लादेश के चटगांव को भी माना जाता है कि रोहिंग्या मूलतः यहीं के रहने वाले हैं और खासतौर पर बर्मा से ही निकले। और शायद आपने देखा होगा कि अभी मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसमें भी रोहिंग्यों का नाम आया है। हरियाणा में हुई और पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे काफी प्रदेशों में इनका पैठ है। और आधिकारिक रूप से अगर कहा जाए तो 40,000 लगभग आंकड़ा बताया जाता है कि रोहिंग्या भारत के अंदर है। लेकिन ये एक आंकड़ा ही है जिसमें 14,000 जो रोहिंग्या हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो निर्वासित होते हैं रिफ्यूजी सर्टिफिकेट लेकर के 14,000 यहाँ। अभी आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करी और लगभग 74 रोहिंग्यों को मथुरा, हापुड़, संभल, गाजियाबाद इन सब इलाकों से लगभग 7 से 8 जिलों में उन्होंने छापेमारी की और उनको पकड़ के ले गए और पकड़ के उन्हें बंद कर दिया। उनके एक यहाँ पर सपोर्टर हैं, उनके नाम से रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के नाम से एक संस्था बनी हुई जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई है और वो कह रही है कि चूंकि इनके पास ऑलरेडी वो परिचय पत्र है इसलिए पुलिस इनको पकड़ नहीं सकती है। लेकिन चूंकि वो जहां पर रहते हैं अक्सर जो अनैतिक गतिविधियां होती है, चाहे वो स्मगलिंग हो, ड्रग्स हो, कोई छेड़छाड़ का मामला हो या दंगे हो, यही दिखाई पड़ते हैं। और जो भी आपने हरियाणा के नूह की चर्चा करी, वहां भी जितने भी घर इस प्रकार के डेमोलिश किए गए वो रोहिंग्या आकर के इलीगल तरीके से गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन वो रहने के बाद जितनी भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो असामाजिक गतिविधियां होती हैं उन सब में वो इन्वॉल्व होते हैं और उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होती है। दूसरा, मैं रोहिंग्या को लेकर कहना चाहूंगा कि भारत ही नहीं, रोहिंग्यों की अगर पूरी लिस्ट देखी जाए तो सबसे अधिक रोहिंग्या 9 लाख रोहिंग्या आज की डेट में पाकिस्तान में जाके बसा है। इसके अलावा 4 लाख रोहिंग्या जो है वो आपका सऊदी अरब में बसा हुआ है। 4 लाख के ही करीब आपको बताना चाहूंगा कि ये बांग्लादेश में लगभग ये 7 से 8 लाख अभी बांग्लादेश में भी है। और भारत में जो बताया जा रहा है 40,000, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़े, यानी अधिकारिक आंकड़े नहीं है, अनाधिकारिक आंकड़ों में इनको करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर माना जा रहा है कि रोहिंग्या भारत के अंदर है। लेकिन ये जो भारत सरकार जो डाटा अवेलेबल करा रही है, जो सदन के अंदर प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं, वह इसमें इतना ही दिया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि रोहिंग्या हिंदू भी होते हैं लेकिन उनकी मात्रा ना के बराबर है। मतलब जो रखाइन प्रांत में रोहिंग्या थे वो हिंदू थे। अगर आप बर्मा की बात करेंगे तो 25 लाख की आबादी में। हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं लोग कि साहब रोहिंग्यों को यहाँ रहने दीजिए, रोहिंग्यों को नागरिकता दीजिए, रोहिंग्यों को सारी सुविधा दीजिए। लेकिन जिस बर्मा में उनकी ओरिजिन है, जिस म्यांमार में वो पैदा हुए, जहां से रोहिंग्या निकले, वहां उन्हें 1982 से उनकी नागरिकता खत्म कर दी गई। 1982 से वहां पर उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई और भारत के अंदर उनको नागरिकता दिलाने की कवायद चल रही है। जो हम पूरा लब्बो-लब आप देखते हैं कि रोहिंग्या की सबसे अधिक हिस्ट्री कहाँ कर रहे हैं, तो सबसे अधिक हिस्ट्री अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं और वो अमेरिका में भी बड़ी भारी मात्रा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में भी उनकी संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है और वो हर जगह स्थापित है। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि रोहिंग्या मुस्लिम कंट्रीज में इतने क्यों नहीं पाए, वो सब अच्छी कंट्रियों में क्यों आना चाहते हैं। अभी जब ये घटना घटी मथुरा में उनको पकड़ने की तो उस पर एक प्रश्न उठा, उनके जो लोगों ने मतलब बाइट आई जो खासतौर समाचार पत्रों में आई, उसमें एक से पूछा गया भाई ऐसा क्यों है, रोहिंग्या भागने क्यों लगे, क्यों आप, तो उन्होंने कहा देखिए भाई एक ही देश, हमारे देश से हमें भगा दिया गया मार करके, तो हम वहां से भाग करके आए, मुझे लगा भारत में रहेंगे, सुकून चैन से रहेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूछता हूँ भारत में ही सुकून चैन से रहने की आपने कैसे सोच ली, आप ईरान जाने की क्यों नहीं सोचा, आपने यूएई जाने की क्यों नहीं सोचा, आपने
उससे लगते हुए अन्य देशों में जाने की क्यों नहीं सोचा। और रोहिंग्यों की जो उपस्थिति है वो नेपाल में भी है, रोहिंग्यों की उपस्थिति श्रीलंका में भी है, रोहिंग्यों की उपस्थिति यूके में भी है, रोहिंग्यों की उपस्थिति जो है वो कमोबेश लगभग हर ऐसे शहरों में है जो बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे है, फ्रांस में भी है वो, समझिए आप। तो रोहिंग्यों की जो स्थिति वो है। दूसरी चीज, 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी सरकार आती तो 2017 और 18 में मोदी सरकार 17 में एक बायोमेट्रिक प्रोसेस पे आती है कि बायोमेट्रिक करेंगे, जो यहाँ के होंगे उनको हम रखेंगे, बाकी को भगा देंगे। लेकिन ये बात होते ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से वापस गए रोहिंग्या। और जो डिपोर्ट की प्रॉब्लम आती है, अक्सर जो इनके जो नेता हैं, खासतौर पर जो रोहिंग्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, और जो मैंने बताया आपको रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर क्या रही है, वो ये कह रही है कि इनको रोहिंग्या को आप नागरिकता दीजिए, रोहिंग्या को बाहर मत भेजिए। तो उनमें जो बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे हुए, तो उनका कहना है कि जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था, यानी संधि हुई थी जिसके अंतर्गत ये हुआ था 1951 में, 67 में भारत को उसको हस्ताक्षर करना था कि भाई जो रिफ्यूजीज आएंगे किसी भी अन्य देश से अगर युद्ध के क्षेत्र में या वहां सांप्रदायिक दंगे में, तो उन्हें भारत शरण देगा। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया भारत सरकार ने, उसमें अमित शाह जी ने सदन में भी बोला कि हमने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बल्कि रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं नहीं साहब, हम तो यहाँ रुक सकते हैं कि हमारे पास वो प्रमाण पत्र है, वो परिचय पत्र है, लेकिन नहीं रुक सकते हैं। भारत सरकार उनको डिपोर्ट करेगी ही करेगी, ये तय है। और डिपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रही है, उसका बेसिक कारण ये है कि भारत सरकार के डिपोर्ट न करने के कि अभी सदन उच्चतम न्यायालय में लोग पहुंच गए हैं, उस पर चर्चाएं हो रही है कि नहीं साहब ने रहने दीजिए, उसकी हेयरिंग लगी हुई है, डे टू डे हेयरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी उसकी हेयरिंग होने वाली है, उसके बाद सरकार इस पे आएगी। जहां तक बात रही, तो भारत सरकार ने बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया भी है, लेकिन संख्या बहुत कम, मतलब रोहिंग्यों के हिसाब से देखा जाए तो संख्या बहुत कम है। कभी कभी लगता है कि केंद्र की सरकार थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। जैसे एक घटना घटी 2020 के बाद, जब हरदीप सिंह पुरी जी शहरी विकास मंत्री बनाए गए, तो उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों के लिए दिल्ली के अंदर फ्लैट दिए जाएंगे, अत्याधुनिक फ्लैट दिए जाएंगे जिसमें सारी चीजें रहेंगी। और अनंत फरन में जब केजरीवाल जी इसमें हमला करते हैं और विपक्षी हमला करते हैं कि आप तो रोहिंग्यों पर राजनीति करते हैं, तो तुरंत एक बयान होम एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा दे दिया जाता है, गृह मंत्री द्वारा, और उसमें अमित शाह सीधे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और हम किसी प्रकार का कोई फ्लैट देने नहीं जा रहे हैं, रोहिंग्यों को हम बाहर ही करेंगे। फिर हरदीप सिंह पुरी जी क्या करते हैं, अमित शाह के ही ट्वीट को फिर से ट्वीट करते हैं और कहते हैं ये जो बात है यही सही है, तो मैं बोल रहा था वो गलत। यानी आप सोचिए कि दोनों विभाग, हरदीप सिंह पुरी और गृह मंत्रालय, आपस में तालमेल नहीं रहा, और एक बड़ी गलती हुई, एक बड़ी चूक हुई, और उससे बड़ी भदगी पिटी उसमें विश्व हिंदू परिषद या जो भी भाजपा के ऐसे संगठन जो उसकी विचार से मेल खाते, उन्होंने जम के विरोध किया उस समय। और लेकिन बात ये रही कि वो डैमेज कंट्रोल बड़ी जल्दी किया गया, 2-3 घंटे के अंदर वो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ये एक बड़ी चूक है। अगर ऐसा था तो ये बड़ी चूक है, लगता है कि सरकार इस जगह। दूसरी चीज, सीए का प्रोटेस्ट हो या किसी आंदोलन हो या नू की हिंसा हो, या अगर आप बात करेंगे ना मणिपुर की हिंसा, सभी में एक नाम कॉमन है और वो है रोहिंग्या। रोहिंग्या का नाम ऑलमोस्ट कॉमन रहता है, और इसीलिए भारत के लोगों का ये मानना है कि रोहिंग्या भारत के लिए। और आप सबसे बड़ी चीज बताऊं कि रोहिंग्या को लेकर के जो आईसिस है, आईएसआई जो है, आईसिस जो है, वो कहता है कि मध्य साउथ एशिया कंट्रीज में हमारे लोग हैं, और वो लोग में इंगित करता है कि रोहिंग्या। जैसे उसका मानना है कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर जाएंगे तो श्रीलंका हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ रोहिंग्या बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में है। तो जो बहुत कुख्यात आतंकी संगठन जिससे लोग डरे हुए थे, जहां से हमारे भारत से भी द केरला स्टोरी आपने देखी होगी, उसमें जो लड़कियां भेजी गई थी, और पीएफआई का भी उनसे कनेक्शन बताया गया। ऐसे रोहिंग्यों का कनेक्शन कट्टरपंथी संगठनों से बताया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया इनको निकालने के लिए, इनको डिपोर्ट करने के लिए, उन्होंने भी यही कारण बताए। और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने दिया, गृह मंत्रालय ने दिया, उसके अलावा खुद आईएसएस ये बोलता है कि ये हमारे लोग हैं, समझिए आप। तो उन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, और मादक पदार्थों की तस्करी का काम हो और सारी चीजें। तो बेसिक रूप में रोहिंग्या जो है वो भारत के लिए खतरा तो है, इसमें कोई दो नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि यूएन का कितना डुअल कैरेक्टर रहता है कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां के एक्सट्रीमिस्ट जो है मार के भगाते हैं, तो उस पर वो कुछ नहीं बोलता है। उसी जगह म्यांमार के लोगों को ये जो टूल्स के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं रोहिंग्या, इनके प्रति बहुत ही ज्यादा सिंपैथी उनको रहती है।
यूएन के लोगों, उन्होंने ये कार्ड दे रखा है जिसको ये बार बार दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें रहने का अधिकार है। अवैध रूप से रहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर उनको एक्सेप्ट किया गया होता तब उनको अधिकार था कि शरण दी गई होती, लेकिन जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको कहां से अधिकार मिल गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वो जो है आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि हमें भी अधिकार है, समानता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, और क्या क्या अधिकार सारे बताते हैं। लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि आतंकी बनने का अधिकार किसने दे दिया? जितने भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उसमें रोहिंग्याओं का नाम सामने आता है। और एक बहुत बड़ी चिंता की बात और भी है, अगर आप शहरों में देखें, खास करके जैसे लखनऊ में ही देखा जा रहा है, अचानक कई सारी ऐसी फैमिलीज आ गई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे वो गाड़ियों की सफाई करते हुए दिखते हैं, जैसे ही आप रुकेंगे तुरंत ही वो आ जाएंगे। कहां से आ गए, कौन है वो लोग? सरकार इसकी चिंता क्यों नहीं कर रही? आखिर ये कहां से अचानक कैसे प्रकट हो गए, इतने लोग आ गए हैं सब? तो ये सारी समस्या की जड़ ये फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में इन्होंने इतना उत्पात मचाया कि अब भगाया जा रहा है जो शरणार्थी थे। मैं रोहिंग्याओं की नहीं बात कर रहा हूँ, तो शरणार्थी अगर समस्या बन जाए तो ऐसे लोगों को पालने का क्या मतलब है? अभी जी अभी मैं किसी इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से मेन स्ट्रीम के मीडिया हाउस हैं, जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और जब ये हुआ कि लोगों को बाहर किया जाएगा और बेसिकली इस देश के रहने वाले मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं था सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, उसके बावजूद भी आप देख रहे थे कि रोहिंग्यों का मुद्दा उभर के आया और रोहिंग्यों पे बातचीत हो रही थी। उस समय बहुत से, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो और विदेशी मीडिया जो है वो बिल्कुल उस पर ऐसे ऐसे लेख लिख रहा था राजू जी कि आपसे क्या बताऊं, बिल्कुल वो रोहिंग्या को मानते थे कि वो भारत की भूमि के मेन उत्तराधिकारी वही है, बाकी सब बाहर से आए हुए, इस प्रकार प्रेजेंट कर रहे थे। और आज जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है उनमें फाइनेंसर कहां से आ रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। जो रोहिंग्या कहता है कि मैं पेट भरने के लिए भीख मांग के खाना खा रहा हूँ, झाड़ू लगा के खाना खा रहा हूँ, कूड़ा उठा के खाना खा रहा हूँ, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे कहां से आ गए? पूरे देश में राजनीतिक दल भी उसके समर्थन में खड़े हो गए। बहुत से राजनीतिक दल हैं जो उनको बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एआईएम भी है, ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके ही लोग हो सकता है। कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, शशि थरूर ने भी इस बारे में बोला था, दिग्विजय सिंह ने भी बोला था। कांग्रेस तो खुल के इनके समर्थन में आती है। अब बात ये है कि उनका कैरेक्टर रहा, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हैं, अब सरकार के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने दूसरे कार्यकाल में जहां 370 खत्म किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही। यानी वो हिंदू जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं और बहुत दिनों तक अपनी पहचान छुपा करके भारत में रहे हैं, आज वो थोड़ा उत्साहित हुए थे, राजस्थान के बॉर्डर में भी उत्साहित हुए थे भाई हमें मिलेगा, लेकिन अभी तक सरकार उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, अभी तक सरकार उनको नागरिकता नहीं दे पाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ा फैला हुआ है। आपने खाली डुगडुगी बजा दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया, पूरे देश में आतंक जैसा माहौल खड़ा हो गया, बड़ा विवाद हो गया और इन्हीं सब बातों से बहुत सी हिंसाएं भी हुई। लेकिन उसके बावजूद आज वो लोग अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं। जहां एक तरफ रोहिंग्या के लिए पूरा दमखम के साथ लोग लगे हुए हैं, वहीं सरकार में रहते हुए, फुल मेजोरिटी होते हुए अभी तक आप नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ बहुत उत्तर प्रदेश हुआ आपका, राजस्थान हुआ आपका, आप यहाँ तो कराइए, चलिए छोड़ दीजिए बंगाल छोड़ दीजिए और बाकी चीज छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत से स्टेट आपके हैं जहां आप उनको नागरिकता दे सकते हैं। वहां अभी तक आपने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया कि नागरिकता हम कैसे देंगे, क्यों देंगे, बस कहीं नाम में चलते रहते। आज रोहिंग्या को लेकर के पूरा देश चिंतित और खास तौर पर जो राष्ट्रभक्त हैं वो बिल्कुल चिंतित हैं। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि रोहिंग्या एक बहुत बड़ी जड़ है और बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर रोहिंग्या से आप जो मतलब हम जो देखते हैं ना कि बाहर के लोग आए, अभी देखा आपने नूह की हिंसा में बाहर के लोग नहीं थे, रोहिंग्या थे जो यहाँ से वहां डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, वहां से वहां डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और अब तो उन्होंने अपने नाम को ही बाकायदा ऐसा कर दिया है, आधार कार्ड बनवा लिया है, पहचान पत्र उन्होंने बनवा लिया है, वोटर लिस्ट में एडजस्ट हो चुके हैं, सिर्फ वोट बैंक की लालच। और सरकार इन पे कुछ नियंत्रण नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से सरकार फॉलोवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मामला होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी। ठीक, बहुत बड़ी आपने जानकारी दी, बड़ी विस्तृत में जानकारी दी, क्योंकि रोहिंग्या तो लोग सुनते हैं कि रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या का नाम इसमें आ गया, लेकिन रोहिंग्या है कौन और ये किस तरीके से समस्या बनते जा रहे हैं, ये कहाँ से आ गए, ये क्यों नहीं वापस जा रहे हैं? तो इन सारे बातों को आपने बहुत ही विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम किसी टॉपिक पे आपसे इसी तरीके से विस्तार में बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।